आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जैसे कि कार है, पहले यहाँ पर थी, कुछ देर बाद यहाँ पे चली गई, तो ज़ाहिर है मूव करके गई होगी। तो इसको कार की जो यहाँ से यहाँ तक चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब ये जो मोशन है इससे एसोसिएटेड हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी, और उन टर्मिनोलॉजीज को आपस में जो रिलेट किया था उनसे हमने इक्वेशंस निकाली थी, जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला था, जिसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। जैसे कि ये स्लाइड मैंने लास्ट लेक्चर से उठाई है, जिसमें हमने बात की थी एक गाड़ी है, लेट्स से उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये टाइम है, कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ऐसे नोट किया है, और यहाँ से कितने एक्सेलरेट, चूंकि चेंज इन वेलोसिटी आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन भी आई है हमारे पास। जाहिर है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहते हैं उसे, और ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है। इससे रिलेटेड हमने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन कही थी कि ये जो मोशन है इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके आपस में जो रिलेशन है वो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस बताती हैं। अब इन तीन इक्वेशन में इनकी कुछ कंडीशंस भी हमने पढ़ी थी, जो कि एक थी स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई भी मोशन होनी चाहिए, जैसे कि कार है स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, और ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होनी चाहिए, यानी कार जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो। फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमें डिस्टेंस नहीं नज़र आ रहा था, डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन भी देखी, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन को आज हमने डिराइव करना है कि सेकेंड इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। अब सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ देखते हैं जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी देखा था, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी आती है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला है, इसके ऊपर हम टाइम लेते हैं। ऐसे ग्राफ को हमने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब लेट से हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार है जिसकी कोई एक इनिशियल पोजीशन थी जिसमें वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और हम कहते हैं चलो जी लेट से कि वो जो इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट है वो ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये यूनिट है वेलोसिटी का। अब ये वेलोसिटी है, ये थोड़ी देर बाद भी, कुछ टाइम बाद भी अगर मैं इस कार को देखूं तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही थी। यानी अगर मैं देखूं तो अच्छा 0 सेकेंड पे उतनी मतलब जितनी भी थी 20 थी मीटर पर सेकेंड थी, 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद उतनी ही थी। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, यूनिफॉर्म रही है। खैर, हमने हमारा काम क्या है कि हम क्या करते हैं कि इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया इस मोशन के बारे में, जो कि हमें ये बता रहा है कि अच्छा जी इतने टाइम बाद, लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद ये जो कार थी उसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, और चूंकि वो चेंज नहीं हो रही थी तो स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये लाइन आई है इसके नीचे जो एरिया बन रहा है ये वाला, जो कि अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कर लूँ, ये लेट्स से ये एक लाइन है, तो अगर आप इस डब्बे को देखें, ये जो ये एक डब्बा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। चूंकि इसकी दो चारों साइड इक्वल है तो आप इसको स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, चारों साइड इसकी स्क्वायर हो तो उसको हम सॉरी चारों साइड उसकी इक्वल हो तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। बिलफर्ज अगर वो इक्वल ना हो तो हम उसको रेक्टेंगल कह देते हैं। मतलब दो साइडें इक्वल हो और दो साइडें ना हो तो हम उसको रेक्टेंगल कहते हैं। खैर, हमारा काम चूंकि इससे है तो हमने देखना है कि अच्छा इसका जो एरिया है वो कितना है। एरिया अगर आप देखें किसी भी स्क्वायर का एरिया, तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा साफ लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू लेंथ, या लेंथ इनटू विड्थ कह लें। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप इस रेक्टेंगल की लेंथ देखें तो वो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि लेट जी कितना टाइम हो गया, तो मैं लेंथ को यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई ये क्या है, टाइम है मेरे पास। विड्थ की बात करें तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, वेलोसिटी के बारे में, तो ये मल्टीप्लाई बाय वी कर दिया जो कि वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। अब हमें एक बात पता है कि वेलोसिटी जो होती है उसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट,
जिसको जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं डी से डिनोट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम, ये होती है वेलोसिटी की डेफिनेशन। या हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, अगर इस टी को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा वी टी इज इक्वल्स टू डी, यानी स्पीड या सॉरी वेलोसिटी और टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फिर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन को, जो कि यहाँ पे किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको डी लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं देखूं तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, जो कि इस केस में स्क्वायर था या कोई भी एरिया हो, बिलफर्ज रेक्टेंगल हो या कुछ वट जो भी एरिया हो, वो किसके बराबर होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी के बराबर होगा। अब डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी कह सकता हूं। तो चूंकि ये यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि जो लेंथ और सॉरी स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो एरिया जो है वो अगेन वही बात, एरिया जो है, एरिया अंडर स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर है, इसके। अब इस बात को यूज करना है हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के दौरान। अब हम क्या करते हैं, वही सेम सिचुएशन लेते हैं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हुए ली थी, जिसमें हमने एक कार ली थी और उस कार की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी और कुछ टाइम बाद उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि इस ग्राफ से मैंने डिनोट की थी। अब अगर इसमें इस ग्राफ को, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस लाइन के एरिया अंडर, जो इस लाइन के एरिया अंडर ग्राफ कह लें या एरिया अंडर दिस लाइन है, वो देखूं, तो जो वो एरिया है वो एक तो रेक्टेंगल पर मुश्तमिल है और वो एरिया के अंदर एक ट्रायंगल भी आ रही है। यानी अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं जो कि इस लाइन के अंडर आ रहा था, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने, टोटल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल जी, जो कि ये ट्रायंगल में लेट से कह लेता हूँ, इसका एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। ये प्लस थोड़ा बुरा लग रहा था, तो खैर, तो ये मैंने क्या किया, साथ एक स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब इन दोनों एरियाज को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। अब चूंकि अभी हमने एक चीज पढ़ी थोड़ी देर पहले कि जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम में, वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कौन सा डिस्टेंस कवर किया था, एस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, क्योंकि ये किसके बराबर है, एस के बराबर है। यहाँ पे मैं चले ब्लू से लिखता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ये भी ब्लू से है तो ये भी ब्लू से। अब अगर आप इसके एरिया की बात करें, किसके, ये ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि हम कहते हैं 1/2 हाइट, जो कि ये वाली हाइट होती है, इनटू मल्टीप्लाई बाय बेस, ये जो ट्रायंगल की बेस होती है जैसे ये है, तो ये किसका एरिया होता है, ट्रायंगल का। यहाँ पे थोड़ा साफ लिख दिया मैंने। अब अगर मैं ऐड करूँ इसमें रेक्टेंगल का एरिया जो कि लेंथ इनटू विड्थ होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में एल फॉर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो कि डब्ल्यू से शो करा देता हूँ, डब्ल्यू फॉर विड्थ। अब अगर हम देखें कि जो डिस्टेंस है वो एज इट इज आ गया और साथ ही इक्वल्स टू आ गया, जबकि 1/2 का एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं हाइट की बात करूं, जो ट्रायंगल की हाइट है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइट है किसके बराबर है, वी एफ के। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वी एफ तो है वो तो यहां से लेकर यहां तक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बना देता हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक है असल में वी एफ तो। अब मुझे तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कौन सा, ये वाला। अब अगर मैं इसी ब्लू वाले डिस्टेंस को यहाँ पे बना लूं, जिसमें मुझे ये बात बताए कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, वी आई के, यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ ये वी आई के बराबर है, जबकि ये ब्लू वाला किसके बराबर है, वी एफ के। तो अगर मैं वी एफ से वी आई को माइनस कर दूं तो ये पिंक वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। यानी अगर ये हाइट की बात करूं, जो पिंक वाला है ये बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि भाई हाइट किसके बराबर है, वी एफ
माइनस वी आई के। अब अगर बेस की बात की जाए, जो बेस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, जो कि ये वाला डिस्टेंस है, अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली किसको बता रहा है, टाइम को। तो मेरी बेस जो कि ये और ये बराबर है, तो बेस की जगह मैं टाइम लिख दिया, जो कि बेस टाइम की बराबर है। अब आते हैं आगे। आगे अगर आप देखें तो जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की, ये लेंथ किसके बराबर है, ठीक है। जबकि ये विड्थ जो है ये विड्थ किसके बराबर थी, ये वाली, ये जो रेड से शो की है मैंने, ये वी आई के बराबर ही, तो विड्थ की जगह मैंने वी आई लिख दिया। अब अगर यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन पे वापस आ जाएं, जो कि क्या थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसमें आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि इस वी आई को उधर ले जाता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी। यहां से आपको पता चला कि अच्छा जी, जो वी एफ है, वी एफ माइनस वी आई है, वो किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। यहां भी वी एफ या माइनस वी आई लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, बाकियों को तो एज इट इज लिख लेता हूं, लेकिन ये जो वी एफ माइनस वी आई है इसकी जगह मैं ए टी लिख लेता हूं। कहां से, इक्वेशन 1 को यूज करके। बाकी टी ए वाला एज इट इज आ गया, जबकि वी आई टी जो कि मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया, एग्जैक्ट यही वाली चीज इधर लिख दी। और मेरा ऊपर वाला डिस्टेंस बेचारा ऐसा का ऐसा ही नीचे आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें जिसमें s इज इक्वल्स टू 1/t, जिसमें a एज इट इज आ गया, t से मल्टीप्लाई होके t स्क्वायर हो गया, और बाकी जो वी आई है वो एज इट लिख देते हैं। अब चूंकि ये प्लस में हो रहे हैं तो मैं इसको पहले लिख दूं या इसको पहले लिख दूं, एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। भला क्या कि s इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी इसको मैंने पहले लिखना था तो मैं इसको हटा देता हूँ कि भाई वी आई टी हो गया, प्लस ये वी आई टी शुरू में लिख दिया, बस बाकी वाला बाद में 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया, ये वाला मैंने बाद में लिख दिया। अब क्या यही इक्वेशन नहीं थी हमारे पास जो हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव करनी थी? जी बिल्कुल, यही वो इक्वेशन थी जिसके पीछे हम भाग रहे थे शुरू से। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जो ये इक्वेशन है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, डिस्टेंस के बारे में। जबकि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें कहीं ना कहीं भी डिस्टेंस नहीं था। तो अगर लेट से हमारे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी मुझे पता है कि भाई कितने टाइम में वो कहाँ से कहाँ गई, और एक्सेलरेशन भी मुझे उसकी पता है कि भाई कितनी एक्सेलरेशन से वो गया, तो उस बॉडी का जो डिस्टेंस कवर है कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर बिलफर्ज मुझे डिस्टेंस पता हो एक ऑब्जेक्ट का और उसकी बाकी चीज़ें पता हो, तो मैं इस फार्मूले से बाकी चीज़ें निकाल सकता हूँ। बिलफर्ज मुझे डिस्टेंस पता है एक ऑब्जेक्ट का, कितना डिस्टेंस ने कवर किया, कितने टाइम में कवर किया और इतने एक्सेलरेशन के साथ कवर किया, तो बताओ भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो मैं इस फार्मूले से आराम से यूजिंग मैथ्स के बस इसको इधर उधर लेके जाके मैं आराम से खेल सकता हूँ इसके साथ, और इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की निकाल सकता हूँ। तो आज हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और हमने डिराइव किया इसको, और हमने ये भी देखा कि हम सेकेंड इक्वेशन की ज़रूरत क्यों है। भाई हमें डिस्टेंस निकालना है और फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस था ही नहीं, तो हमने सेकेंड इक्वेशन की तरफ हम गए और हमने डिस्टेंस वहाँ से निकाला, और हमें पता चल गया अब कि यार कोई भी मोशन है तो उसके अंदर अगर डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो या डिस्टेंस निकालना हो, तो हम उस सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके उसके अंदर बाकी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं।